नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल राज अपने यूट्यूब चैनल करियर एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं संविधान का एक खास टॉपिक जिसका नाम है संविधान में वर्णित प्रमुख समितियां। तो आज हम लोग जो है इस टॉपिक में इस क्लास में संसद की जितने भी समितियां हैं उन समितियों को पढ़ेंगे और उसको अच्छी तरह से जानेंगे। तो आइए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझने का अच्छी तरह से प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने क्या वाले हैं संविधियां के बारे में। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर एक एग्जाम में संविधान से जुड़े हुए प्रश्न जब आते हैं तो उसमें से समिति संबंधित एक क्वेश्चन प्रश्न देखने के लिए जरूर मिलता है। यानी कि किसी न किसी एग्जाम में समितियां से जुड़े हुए एक प्रश्न देखने के लिए अनिवार्य रूप से ये मिलता है। तो हम लोग इस क्लास में जितने भी समितियां हैं उनसे क्या क्या प्रश्न एग्जाम में बनते हैं उन सबको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले देखिए समिति होता है क्या, समिति का निर्माण क्यों किया जाता है। यहाँ देखिए हम लोग लिखे हुए हैं संसदीय समितियां। सबसे पहले हम लोग जानेंगे संसदीय समिति, यानी संसद के काम को निपटाने के लिए जो समिति गठन किया जाता है उसे संसदीय समिति कहते हैं। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि संविधान में वर्णन किया गया है कि संसद के पास में बहुत व्यापक काम होता है। संसद के पास में जो कार्य होता है वो बहुत ही व्यापक होता है और वह प्रत्येक कार्य को खुद से अपने से वो निपटा नहीं सकती है। यानी कहा जाता है कि वैसे काम जिनको संसद पूरा नहीं कर पाते हैं, यानी कि संसद जो भी काम करते हैं और करने के बावजूद भी कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि बच जाते हैं, उनको खुद से अकेले वो निपटा नहीं सकते हैं। तो कहा जाता है कि वैसे काम जिनको संसद पूरा नहीं कर पाते हैं उन कार्यों को करने हेतु संसदीय समितियों का गठन किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि संसदीय समिति का जो गठन किया जा रहा है संसद के कार्यों को पूरा करने के लिए। संसद के पास में बहुत ही व्यापक कार्य होता है और वे सभी कार्य को अपने से नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्या किया जाता है उसके लिए अलग से समिति का गठन किया जाता है और वो समिति जो है हमारा संसदीय समितियां कहलाता है। यानी संसद के कार्यों को पूरा करने के लिए जिस समिति का गठन किया जाता है उसे संसदीय समितियां कहा जाता है। यहाँ कहता है वैसे काम जिनको संसद पूरा नहीं कर पाते हैं उन कार्यों को पूरा करने हेतु संसद समिति का गठन किया जाता है। और संसदीय समितियां दो प्रकार के होते हैं। संसदीय समिति कितने प्रकार के? दो प्रकार के। संसदीय समितियां दो प्रकार के, एक होते हैं अस्थायी, क्या होते हैं? अस्थायी। दूसरा अस्थायी। एक अस्थायी समिति होते हैं। संसदीय समिति का दो रूप, एक अस्थायी समिति, दूसरा अस्थायी समिति। वो अस्थायी को तदर्थ समिति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तदर्थ समिति। वो अस्थायी समिति को तदर्थ समिति भी कहा जाता है। आइए हम लोग पहले अस्थायी समिति एवं अस्थायी समिति दोनों के बारे में जानते हैं। कहता है क्या वैसी समिति जो हमेशा अस्तित्व में रहती है। क्या कहता है? वैसी समिति जो हमेशा अस्तित्व में रहती है उसे अस्थायी समिति कहा जाता है। यानी कहने मतलब है कि वैसी समितियां संविधान में ऐसी समितियां बनाया गया जो हमेशा परमानेंट के लिए बना दिया गया हो, यानी वो अस्थायी रूप से हमेशा अस्तित्व में रहती है, तो उस समिति को हम लोग क्या बोलते हैं? अस्थायी समिति। यानी कहने मतलब ये हमेशा इसको हम लोग भंग नहीं कर सकते, इसका विघटन ये खत्म इसको नहीं कर सकते हैं। यानी वैसा समिति जो हमेशा के लिए बना हुआ हो, यानी हमेशा अस्तित्व में रहता हो, उसे क्या बोलते हैं? अस्थायी समिति। अब देखिए वो अस्थायी समिति किसको कहेंगे? कहता है वैसा समिति जो किसी कार्यों को निपटाने के लिए उसे गठन किया जाता है। कहता है वैसा समिति जो अस्थायी समिति, इसे तदर्थ समिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तदर्थ। हम तुरंत क्या बोले? वो अस्थायी को तदर्थ समिति भी कहा जाता है। कहता है किसी खास कार्य को, यानी वैसा समिति जिसको निपटाने के लिए किसी खास प्रयोजन करने के लिए, कहता है किसी खास प्रयोजन के लिए, यानी प्रयोजन का मतलब क्या? काम। किसी खास प्रयोजन यानी काम को निपटाने के लिए जब समिति का गठन किया जाता है और काम पूरा होने के बाद उस समिति को क्या किया जाता है? विघटन यानी भंग कर दिया जाता है, तो उसे वो अस्थायी समिति कहते हैं। देखिए समझिएगा इसको अच्छी तरह से। कहता है वह समिति, पहले वो अस्थायी को क्या कहा जाता है? तदर्थ समिति। वो अस्थायी समिति को तदर्थ समिति भी कहा जाता है। कहता है कि वैसी समितियां जिसका गठन यानी कि निर्माण जो है कुछ खास काम यानी कुछ खास प्रयोजन को निपटाने के लिए, पूरा करने के लिए उसे गठन किया जाता है और जैसे ही काम पूरा होता है उसका समाप्ति किया जाता है, उसका विघटन कर दिया जाता है, उस समिति को हम लोग अस्थायी समिति कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? अस्थायी समिति। कहता जैसे समिति गठन किया जाता है और काम पूरा होते ही इस समिति को भंग कर दिया जाता है, यानी कि इसको समाप्त कर दिया जाता है, उसे बोलेंगे अस्थायी। यानी कि जरूरत पड़ने पर उसका गठन किया गया और जैसे ही काम पूरा हुआ उस समिति को समाप्त कर दिया गया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अस्थायी समिति। और अस्थायी समिति का अन्य नाम क्या है? तदर्थ समिति। वो अस्थायी बोलिए या तदर्थ बोलिए, दोनों एक ही समिति का बात करता है। अब देखिए अस्थायी समिति के बारे में लोग जानेंगे। अस्थायी समिति जान गए, जो हमेशा अस्तित्व में रहता है उसे अस्थायी समिति कहते हैं, इसको कभी भंग नहीं कर सकते हैं। अब अस्थायी समिति के अंतर्गत में बहुत सारी समितियां, अस्थायी समिति के अंदर में मुख्य रूप से कुछ समितियां आते हैं, हम लोग समिति के बारे में जानेंगे। देखिए
अस्थायी समिति के अंतर्गत सबसे पहला समिति आता है हमारा वित्तीय समिति। क्या आता है हमारा? वित्तीय समिति। अस्थायी समिति को अस्थायी समिति के रूप में जो काम करता है वो हमारा है वित्तीय समिति। अब देखिए, सरकार के वित्तीय कार्य के संबंधित, सरकार का जो वित्तीय कार्य होता है, जो वर्ष में जो एक बार रिपोर्ट पेश किया जाता है, जो वित्तीय कार्य उसका लेखा जोखा होता है, कहता है सरकार के वित्तीय कार्य से संबंधित संसदीय समिति को वित्तीय समिति कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। कहता है क्या कि सरकार के वित्तीय कार्य से संबंधित, सरकार का जितना भी वित्तीय कार्य होता है, कहता है उस कार्य से संबंधित संसदीय समिति को, उस कार्य से संबंधित जो समिति बनता है, यानी संसदीय समिति बनता है, उस संसदीय समिति को वित्तीय समिति कहते हैं। और वित्तीय समिति 3 प्रकार, कितने प्रकार के? वित्तीय समिति 3 प्रकार के। उसमें से पहला समिति हमारा कौन सा हो गया? लोक लेखा समिति। संसद वित्तीय समिति, अस्थायी समिति का में कौन आता है हमारा? वित्तीय समिति। और वित्तीय समिति कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। वित्तीय समिति कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला समिति कौन सा हो गया हमारा? लोक लेखा समिति। तो देखिए, सबसे पहले लोक लेखा समिति जो हमारा वित्तीय समिति हो गया, और वित्तीय समिति हमारा अस्थायी समिति के अंतर्गत आता है। तो हम लोग लोक लेखा समिति के बारे में जानेंगे, क्योंकि देखिए लोक लेखा समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लोक लेखा समिति बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है ये, क्योंकि इससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न हमेशा बार बार पूछा जाता है। तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले, कहता है ये भारत की लोक लेखा समिति जो है, ये भारत की सबसे प्राचीन वित्तीय समिति है। लोक लेखा समिति भारत की सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। देखिए यहाँ लिखे हुए हैं, ये भारत की सबसे प्राचीन वित्तीय समिति है। और इसका गठन जो किया गया, ये भारत सरकार शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 जो है, वित्तीय समिति में ये जो बना है हमारा लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति का जो गठन किया गया, भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 जो था, भारत शासन अधिनियम 1935 को जो इस कानून के तहत 1921 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1921 में। प्राक्कलन समिति दूसरा है। प्राक्कलन समिति क्या है? दूसरा। पहला हमारा कौन सा हो गया? लोक लेखा समिति। कहता है कि लोक लेखा समिति यह सबसे प्राचीन वित्तीय समिति है, और इसका जो गठन किया गया, इसको जो बनाया गया है 1921 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1921 में। और किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1935 अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। और कब बनाया? 1921 में बनाया। कहता है कि इसमें जो वर्तमान में सदस्यों की संख्या है 22 है। लोक लेखा समिति में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? 22, जिसमें से 15 सदस्य हमारे लोकसभा से चुने जाते हैं और 7 सदस्य हमारे राज्यसभा से चुने जाते हैं। कहता है कि वर्तमान में लोक लेखा समिति में, वर्तमान में जो लोक लेखा समिति है, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? तो टोटल 22 है। टोटल कितने हैं? 22 है, जिसमें से 15 सदस्य हमारे लोकसभा से चुने जाते हैं और 7 सदस्य हमारे राज्यसभा से चुने जाते हैं। तो लोक लेखा समिति जो है, लोक लेखा समिति है, इसमें 15 लोकसभा एवं 7 राज्यसभा, टोटल मिलाकर हमारा 22 हो गया। और वर्तमान इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 22 है। कहते हैं इसके अध्यक्ष जो होते हैं, लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है, वो विपक्ष के कोई नेता होते हैं। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? विपक्ष दल के नेता को। और विपक्ष दल के नेता को नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष ही विपक्ष के नेता में से किसी एक को लोक लेखा समिति का हेड बनाया जाता है, यानी कि अध्यक्ष बनाया जाता है। और इस बात की जो निर्धारण किया गया 1967 ईस्वी में, यानी 1967 में कानून बनाया गया कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा वो विपक्ष दल के नेता होंगे, और उसकी नियुक्ति जो है लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं, लोक लेखा समिति के बारे में जान गए। लोक लेखा समिति में सदस्य कितने हैं? 22 हैं। लोकसभा से कितने आते हैं? 15 आते हैं। राज्यसभा से कितने आते हैं? 7 आते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका विपक्ष दल के नेता होते हैं। विपक्ष दल के नेता का जो अध्यक्ष, इसका जो अध्यक्षता करता है, उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष नियुक्त करते हैं उसको। और ये कहता है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1921 में बनाया गया। ये 1967 में इसका तय किया गया। अब देखिए लोक लेखा समिति का कार्य क्या है, आप लोग इस पॉइंट को याद नोट कर लीजिएगा कि लोक लेखा समिति का कार्य क्या है। लोक लेखा समिति का कार्य होता है भारत के जो हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कैग। क्या बोलते हैं? कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, उसके कार्यों की जांच करना, ये लोक लेखा समिति का काम है। भारत सरकार का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, उसके कार्यों की रिपोर्ट का जांच करना, और उस रिपोर्ट को तैयार करके किसको भेजना? तो लोकसभा के अध्यक्ष को। ये लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य होता है कि कैग, यानी कि हम लोग जो बोलते हैं भारत के महानियंत्रक लेखा परीक्षक, उसके कार्यों को नियंत्रित करना, उसको देखना, और उसके रिपोर्ट को लोकसभा के अध्यक्ष के पास जमा करना। ये हमारा हो गया लोक लेखा समिति के कार्य। आप लोग इसको पूरी तरह से नोट कर लिए। इसमें हमारा दूसरा समिति जो होता है, ये हमारा प्राक्कलन समिति। दूसरा क्या है? प्राक्कलन समिति। पहला क्या था? लोक लेखा। पहला क्या था? लोक लेखा। वित्तीय समिति 3 प्रकार के थे, उसमें से पहला था हमारा लोक लेखा समिति, दूसरा हमारा क्या है? प्राक्कलन समिति। देखिए प्राक्कलन समिति के बारे में जानेंगे। इस समिति के बहुत सारे नाम है, प्राक्कलन समिति के बहुत सारे नाम हैं। देखिए कौन कौन से नाम है इसके? तो प्राक्कलन समिति का नाम है हमारा जैसे कि आकलन समिति। जो क्या कहते हैं? आकलन समिति कहते हैं, या इसको अस्थायी मितव्ययता समिति कहते हैं।
प्राक्कलन समिति को आकलन समिति कहते हैं, अस्थायी मितव्यता समिति कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं एस्टीमेट कमेटी। क्या बोलते हैं इसको? एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी को भी प्राक्कलन समिति को ही कहा जाता है, इसके ये नाम है। कहता है इस कमेटी का गठन जो है 1950 में किया गया। प्राक्कलन समिति गठन कब किया गया? 1950 में। तो इसका गठन किस तरह से किया गया? तो उस वक्त हमारे वित्त मंत्री थे जॉन मथाई। कौन थे? जॉन मथाई। 1950 में हमारे वित्त मंत्री जॉन मथाई थे, उन्होंने ही सिफारिश किया और उनके ही सिफारिश पर जो है प्राक्कलन समिति का गठन किया गया। इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30। प्राक्कलन समिति में जो 30 सदस्य होते हैं, इसमें से लोकसभा से ये सब के सभी लोकसभा के से आते हैं। प्राक्कलन समिति में जो 30 सदस्य कार्य करते हैं वो सभी के सभी लोकसभा से ही चुने जाते हैं। तथा प्राक्कलन समिति जो है भारत की सबसे बड़ी अस्थायी संसदीय समिति है। भारत की सबसे बड़ी अस्थायी संसदीय समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति जो है भारत सरकार की सबसे बड़ी अस्थायी संसदीय समिति है। जबकि अभी लोक लेखा समिति में क्या देखें, वो सबसे प्राचीन वित्तीय समिति है। लोक लेखा क्या है? सबसे प्राचीन है। और ये क्या है? ये कहता है भारत की सबसे बड़ी अस्थायी संसदीय समिति है। कहता है इसके अध्यक्ष का जो होता है, इसके अध्यक्ष सत्ताधारी दल के ही नेता होते हैं। यानी प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष होता है, जिसका सत्ता होता है लोकसभा में, उसी के नेता यानी किसके अध्यक्ष होते हैं। अब है तीसरा हमारा है सरकारी उपक्रम या लोक उपक्रम समिति। सरकारी उपक्रम समिति या लोक उपक्रम समिति। वित्तीय समिति में तीसरा समिति हमारा कौन सा आ जाता है? सरकारी उपक्रम समिति, या इसको कहते हैं लोक उपक्रम समिति। अब देखिए कहता है इसका गठन जो किया गया 1964 में किया गया। कब किया गया? 1964 में। और इसका जो सिफारिश किया अध्यक्ष ने किया था? कृष्णन मेनन समिति। कृष्णन मेनन समिति। देखिए एक समिति है कृष्णन मेनन समिति। इस कृष्णन मेनन समिति ने ही इस समिति का सरकारी उपक्रम या लोक उपक्रम समिति का सिफारिश किया और इस गठन कब किया गया? 1964 में किया गया। यानी कहता है कि समिति गठन जो है कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर किया गया और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। सरकारी उपक्रम या लोक उपक्रम समिति में सदस्यों की संख्या 22, जिसमें से 15 हमारे लोकसभा से चुने जाएंगे और 7 हमारे राज्यसभा से। लोक लेखा समिति में भी वही सेम कहानी था, उसमें भी 22 सदस्य थे, जिसमें से 15 हमारे लोकसभा से और 7 हमारे राज्यसभा से थे। वही कहानी यहाँ भी है। कहता है इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 जो हमारे कहाँ से आएंगे? 15 हमारे लोकसभा से आ जाते हैं और 7 हमारे कहाँ से आ जाते हैं? राज्यसभा से। कहते हैं इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये सत्ता दल के यानी सत्ताधारी के दल के जो नेता होते हैं वही समिति के अध्यक्ष होते हैं। सरकारी उपक्रम या लोक उपक्रम, सरकारी उपक्रम या लोक उपक्रम के समिति के जो अध्यक्ष होते हैं सत्ताधारी दल के नेता, यानी सत्ता में जो नेता होते हैं उन्हीं का इनका ये अध्यक्ष का मतलब हेड होते हैं वो। देखिए इसका मुख्य कार्य क्या है? कहता है सरकारी उपक्रम या लोक उपक्रम का समिति का जो मुख्य कार्य है कि जितने भी सरकारी कंपनियां हैं, जितने भी सरकारी कंपनियां जैसे LIC हो गया, एयर इंडिया हो गया, BSNL हो गया और बहुत सारे जितने भी कंपनियां हैं, भारत पेट्रोलियम, ONGC, ये सब जितना हमारा सरकार का कंपनी है, भारत सरकार कंपनी, उन सभी कंपनियों का अकाउंट की जांच करना, उनका जो लेखा है उन सभी लेखा जोखा को निरीक्षण करना, उसका जांच करना, यह है सरकारी उपक्रम समिति यानी लोक उपक्रम समिति का कार्य। यहाँ देखिए लिखे हुए हैं, इसका मुख्य कार्य होता है सरकारी कंपनी जैसे LIC हो गया, एयर इंडिया हो गया, BSNL हो गया और जितने आदि लिखे हुए हैं और जितने सरकारी कंपनियां हैं सभी के अकाउंट्स की क्या करना है? ये जांच करना। जांच करने का काम किसका है? सरकारी उपक्रम समिति का। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 22, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7। जबकि प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 से कहाँ से आते हैं? वो लोकसभा से ही चुने जाते हैं। अब इसके अलावा देखिए एक समिति है, उस समिति को बोलते हैं कार्य मंत्रणा समिति। क्या बोलते हैं? कार्य मंत्रणा समिति। तो कार्य मंत्रणा समिति जो होते हैं ये लोकसभा के अलग होते हैं, राज्यसभा के अलग होते हैं। तो लोकसभा का जो कार्य मंत्रणा समिति होते हैं उसके सदस्यों की संख्या होती है 15। कितनी होती है? 15। लोकसभा के जो कार्य मंत्रणा समिति होते हैं उसमें सदस्यों की संख्या 15 होती है और राज्यसभा का जो कार्य मंत्रणा समिति होता है उसके सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो उसकी सदस्यों की संख्या होती है 11। क्या होते हैं? 11। कहता है क्या लोकसभा का जो कार्य मंत्रणा समिति है उसमें जो 15 सदस्य होते हैं उसका हेड यानी अध्यक्ष जो होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। यानी कार्य मंत्रणा समिति, लोकसभा का जो कार्य मंत्रणा समिति है उसका अध्यक्ष कौन होंगे? लोकसभा के अध्यक्ष। और राज्यसभा की जो कार्य मंत्रणा समिति है जिसमें 11 सदस्य होते हैं इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति। यानी कि राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति के अध्यक्ष होकर हेड कौन हो गए? राज्यसभा के सभापति। और लोकसभा का कौन हो गया? लोकसभा का अध्यक्ष। देखिए कहते हैं अभी हम लोग 3 को समिति पढ़े हैं। क्या क्या? एक प्राक्कलन, दूसरा ये हो गया सरकारी उपक्रम और दूसरा है लोक लेखा प्राक्कलन समिति और ये सरकारी उपक्रम समिति। ये 3 समितियां जो है ये तीनों समिति का जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष का होता है। कितना साल का होता है? 1 कार्यकाल का होता है। और सभी सदस्य का चुनाव जो होता है इसका, एक चीज याद रखिए, ये तीन जो वित्तीय समितियां पढ़े लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रम समिति, इन तीन समितियों का जो सदस्य होता है इसमें से कोई भी मंत्री इसमें सदस्य नहीं हो सकते हैं। उसमें सदस्यों की नियुक्ति की जाती है यानी कि निर्वाचन किया जाता है उसका। और निर्वाचन का जो आधार होता है क्या होता है? वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर।
यानी कहता है कि इन तीनों समितियों का जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष का होता है और इन सदस्यों का चुनाव जो होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होती है। यानी कहने का मतलब है इन तीन जो वित्तीय समितियां हैं, तीनों वित्तीय समिति का जो सदस्य होगा वो कोई भी मंत्रीगण उसमें सदस्य नहीं बनेंगे, उसका जो सदस्य होगा उसका चुनाव अलग से कराया जाएगा और चुनाव किस आधार पर कराया जाता है तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर। ये हमारा हो गया मेन रूप से समितियां। इससे कुछ और भी समितियां हैं उसको हम लोग आगे लिखने वाले हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना। देखिए इसके बाद है महिला सशक्तिकरण समिति। कौन सा समिति है? महिला सशक्तिकरण समिति। महिला सशक्तिकरण समिति का जो गठन किया गया 1997 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1997 में। महिला सशक्तिकरण समिति का गठन जो किया गया 1997 में किया गया। और समिति का जो गठन किया गया क्यों किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट की जांच करना। महिला सशक्तिकरण समिति का मुख्य काम होता है राष्ट्रीय महिला आयोग की जो कमेटी गठन किया गया उसका रिपोर्ट की जांच करना। राष्ट्रीय महिला आयोग का जो रिपोर्ट होता है उसकी जांच कौन करता है? तो महिला सशक्तिकरण समिति। महिला सशक्तिकरण समिति का गठन जो किया गया, निर्माण जो किया गया, इसको जो बनाया गया 1997 ईस्वी में बनाया गया। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 20 हमारे लोकसभा से और 10 हमारे राज्यसभा से आते हैं। इस समिति का देखिए मुख्य रूप से याद रखना है महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किस लिए किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट की जांच करना। राष्ट्रीय महिला आयोग रिपोर्ट की जांच करने के लिए बनाया गया है इसको। और बाकी बात इसका गठन कब किया गया? 1997 में किया गया। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 20 हमारे लोकसभा से और 10 हमारे राज्यसभा से आते हैं। तो ये हमारा हो गया कौन समिति? महिला सशक्तिकरण समिति। इसके बाद हमारा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समिति। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समिति। देखिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समिति का जो गठन किया गया है इसमें सदस्यों की संख्या रखी गई है 30 सदस्य रखे। कितने रखे गए? 30, जिसमें हमारे 20 लोकसभा से और 10 हमारे राज्यसभा से आते हैं। अब देखिए इस समिति का जो गठन किया गया क्यों किया गया? इसका काम था मुख्य रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का रिपोर्ट की जांच करना। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का जो भी वार्षिक रिपोर्ट पेश की जाती है उस रिपोर्ट की जांच करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का समिति को बनाया गया। इसमें भी 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से हमारा 20 लोकसभा का और 10 हमारे राज्यसभा के आते हैं। इसके बाद हमारा है विशेषाधिकार समिति। कौन समिति है? विशेषाधिकार समिति। देखिए विशेषाधिकार समिति का मतलब क्या है? इसको कुछ एक्स्ट्रा यानी कि अधिकार दिया गया, पावर दिया गया, इसलिए इसको कहते हैं विशेषाधिकार समिति। और ये सदन संसद के दोनों सदनों के लिए अलग अलग होता है। विशेषाधिकार समिति जो बनाया जाता है दोनों सदनों के लिए, संसद के जो 2 सदन होते हैं दोनों सदनों के लिए अलग अलग होता है। यहाँ देखिए हम लोग लिखे हैं संसद के दोनों सदनों के लिए इसका अलग अलग होता है, जिसमें से लोकसभा विशेषाधिकार समिति है ये, जिसमें से लोकसभा के लिए 15 सदस्य का होता है। लोकसभा के लिए कितने होते हैं? 15 सदस्य का, जबकि राज्यसभा के लिए 10 सदस्य। यानी कि लोकसभा का जो समिति होगा, लोकसभा का जो विशेषाधिकार समिति होगा, हम क्या बोल रहे हैं कि विशेषाधिकार समिति लोकसभा के लिए अलग होते हैं और राज्यसभा के लिए अलग होते हैं। तो लोकसभा के लिए जो विशेषाधिकार समिति बनाया जाता है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा का विशेषाधिकार समिति जो होते हैं उनमें सदस्यों की संख्या 15 रखी जाती है, जबकि राज्यसभा का जो विशेषाधिकार समिति होता है उसमें सदस्यों की संख्या 10 होती है। अब हमारा विभागीय अस्थायी समिति। विभागीय अस्थायी समिति देखिए कहता है कि इसकी संख्या 24 है। विभागीय अस्थायी समिति यानी जितने भी विभाग हैं विभाग का विभागीय अस्थायी समिति जो है 24 बनाए गए। कितने बनाए गए? 24 बनाए गए। विभागीय अस्थायी समिति जो है इसकी संख्या 24 बनाई गई है, जिसमें से 8 राज्यसभा का अधीन होते हैं, यानी 24 समिति जो बनाया गया विभागीय अस्थायी समिति जो है ये टोटल 24 है, जिसमें से 24 में से 8 जो है राज्यसभा का दिन कार्य करता है समिति और 16 जो समिति से बच गया वो लोकसभा का दिन काम करता है। यानी कि 16 समितियां लोकसभा के लिए काम करेगी और 8 समितियां राज्यसभा के लिए काम करेगी। और ये जो दोनों समिति ये टोटल 24 है क्या है? ये विभागीय यानी प्रत्येक विभाग के लिए, लोकसभा के लिए अलग और राज्यसभा के लिए अलग, टोटल समितियां कितने हैं? ये 24 है। अब कहता है कि प्रत्येक विभागीय समिति में, यानी 24 को विभागीय समिति है तो प्रत्येक विभागीय समिति में एक समिति में सदस्यों की संख्या 31 होगी। सदस्यों की कितनी संख्या होगी? 31, जिसमें से 21 सदस्य लोकसभा के और 10 सदस्य राज्यसभा के। इस चीज को अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए। टोटल विभागीय समिति की संख्या है 24। कितनी है? 24 है, जिसमें से 8 जो विभागीय समिति है वो राज्यसभा के लिए बनाया गया है और 16 विभागीय समिति लोकसभा के लिए बनाया गया है। अब कहता है कि एक विभागीय समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 31 होती है। कितनी होती है? 31। एक विभागीय समिति में सदस्यों की संख्या 31 होती है, जिसमें से 21 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं और 10 सदस्य हमारे राज्यसभा से चुने जाते हैं। इस प्रकार से 10 और 21 मिलाकर के 31 सदस्य हो गए। 31 सदस्य मिलाकर के एक समिति बनाया गया और इस प्रकार की समिति की संख्या कितनी? टोटल 24, जो कि 8 हमारे राज्यसभा के लिए और 16 हमारे लोकसभा के लिए काम करती है। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा इस तरह से
इसके पहले और यहाँ की योजना पढ़ा हमने, ये अस्थायी समितियां थी। कैसी समिति थी? अस्थायी समिति। ये हमेशा अस्तित्व में रहती है, इसे कभी खत्म नहीं किया जाता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अस्थायी समिति। अस्थायी समिति को हम लोग क्या बोलते हैं? तदर्थ समिति। अस्थायी समिति को तदर्थ समिति कहा जाता है। इसमें से हमारा पहला कौन सा है? पुस्तकालय समिति। ये जरूरत पड़ने पर समिति को बनाया जाता है और जरूरत पड़ने पर इसको खत्म कर दिया जाता है। अभी हम लोग जितने समितियां इसके बाद पढ़ेंगे वो अस्थायी समिति है। पहला हमारा कौन सा? पुस्तकालय समिति। इसमें 9 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? पुस्तकालय समिति में 9 सदस्य, जिसमें से 6 हमारे लोकसभा के और 3 हमारे राज्यसभा सदस्य को मिलकर के बनाया जाता है। और यह समय जरूरत पड़ने पर बनाया जाता है, काम जिसे खत्म होता है इसको खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद नियम समिति। कौन समिति है? नियम समिति। कहता है ये दोनों सदनों के लिए अलग अलग है। नियम समिति जो है, लोकसभा के लिए अलग नियम समिति होगा, राज्यसभा के लिए अलग नियम समिति होगा। कहता है लोकसभा के नियम समिति में 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के नियम समिति में 16 सदस्य होते हैं। तो लोकसभा में कितने हो गए हमारे? 15 सदस्य और राज्यसभा में 16 सदस्य होते हैं। ये दोनों सदनों के लिए अलग अलग समिति होते हैं। इसको सलाहकार, कार्य सलाहकार समिति। कार्य सलाहकार समिति, प्रवर समिति। प्रवर समिति एक अस्थायी समिति है। प्रवर समिति कैसी है? अस्थायी। देखिए ये सभी अस्थायी है, लेकिन प्रवर समिति बिल्कुल ही अस्थायी समिति है। एक समिति यहाँ पे हम लिखे हैं कार्य सलाहकार समिति। कौन है? कार्य सलाहकार समिति। देखिए इसके बारे में सिर्फ आप लोग समझ लीजिए, सुन लीजिए और नोट्स कर लीजिए कि कार्य सलाहकार समिति जो है ये दोनों सदनों के लिए अलग अलग होते हैं और इसका काम होता है सलाहकार देना। क्या करना? ये सलाहकार है। सलाहकार का मतलब इसका काम है सलाह देना, दोनों के लिए, लोकसभा के लिए अलग और राज्यसभा के लिए अलग। जिसमें से हमारे लोकसभा में 15 होंगे और राज्यसभा के लिए 7। राज्यसभा के लिए कितने हो जाएंगे हमारे? यहाँ देखिए एक सलाह हम लोग को समिति लिखे हैं कार्य सलाहकार समिति। कौन लिखे हैं? कार्य सलाहकार समिति। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कार्य सलाहकार समिति जो है ये दोनों सदनों के लिए अलग अलग कार्य करते हैं। लोकसभा के लिए अलग कार्य सलाहकार समिति होते हैं, राज्यसभा के लिए अलग कार्य सलाहकार समिति होते हैं। देखिए लोकसभा का जो कार्य सलाहकार समिति होते हैं उसमें सदस्यों की संख्या होती है 15। कितने होती है? 15। लोक कार्य सलाहकार लोकसभा का जो कार्य सलाहकार समिति होता है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। और उसके अध्यक्ष जो होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, यानी कि कार्य सलाहकार समिति जो लोकसभा के लिए बनाए जाते हैं उसमें कितने टोटल सदस्य होते हैं? 15 होते हैं। और उसके हेड होते हैं कौन होते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। बाकी बात राज्यसभा का जो कार्य सलाहकार समिति होते हैं उसके सदस्यों की संख्या उसमें 10 होती है। राज्यसभा का जो राज्यसभा का जो कार्य सलाहकार समिति होती है उसमें सदस्यों की कितनी होती है? 10 होती है। और उसके जो हेड होते हैं वो राज्यसभा के सभापति या उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सभापति या उपराष्ट्रपति होते हैं। ये हमारा हो गया कार्य सलाहकार समिति। और इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या है? प्रवर समिति। तो प्रवर समिति है एक अस्थायी समिति है, इसके बारे में ज्यादा कुछ करना नहीं है। इसमें जरूरत पड़ने पर बनाया जाता है, जरूरत पड़ने पर इसको खत्म कर दिया जाता है। एक बार आप लोग इसका क्या करें? स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद कुछ समितियां ये हैं, दो समिति से सवाल बच गए हैं। देखिए जिसका हम लोग यहाँ हम लोग जानने वाले हैं। कहता है अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति। अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति जो है इसका गठन 1953 में किया गया। कब किया गया? 1953 में किया गया। और इस चीज का देखिए ध्यान रखिएगा कि अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति जो होता है ये लोकसभा के जो अधीन होते हैं वो लोकसभा का अधीनस्थ कहलाते हैं और जो राज्यसभा के अधीन होते हैं उसको राज्यसभा के अधीनस्थ कहलाते हैं। तो लोकसभा का अधीनस्थ समिति में जो है सदस्यों की कितनी रखी गई है? 15 सदस्य है। और राज्यसभा के अधीनस्थ समिति में जो कार्य करेंगे उसमें भी 15 सदस्य, यानी कि कहने का मतलब है अधीनस्थ विधायन संबंधी जो समिति बनाया गया है इसमें लोकसभा में जितने सदस्य हैं उतने ही राज्यसभा में दोनों सदस्यों की संख्या बराबर रखी गई है। ऐसा गठन कब किया गया? 1953 में। इसके बाद हमारा एक संयुक्त संसदीय समिति, जेपीसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, जेपीसी का मतलब क्या हो गया? ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। उसको बोलते हैं संयुक्त संसदीय समिति। इसका जो है निर्माण किया गया, गठन किया जाता है एक किसी विशेष घटना की जांच करने के लिए। जेपीसी यानी का जो गठन किया जाता है, यानी संयुक्त संसदीय समिति का जो गठन किया जाता है, निर्माण किया जाता है किसी विशेष घटना की जांच करने के लिए इसको बनाया जाता है। इसमें जो जितने भी राज्यसभा के सदस्य होते हैं ठीक उसका दोगुना सदस्य जो है लोकसभा से लिए जाते हैं। यहाँ तक लिखे हैं कि किसी विशेष घटना की जांच के लिए इस कमेटी का गठन किया जाता है। इसमें राज्यसभा के जितने सदस्य होते हैं ठीक उसका दोगुना सदस्य लोकसभा का होता है। यानी कि राज्यसभा के अगर 10 होंगे तो लोकसभा के 20 होंगे। टोटल मिलाकर के सदस्यों की संख्या
उस तरह से लेकर के इस कमेटी का गठन किया जाता है। अब देखिए कहता है हम लिखे हैं पहली बार इसका गठन जो है 1987 में किया गया। कब किया गया? 1987 में, यानी कि जेपीसी का जो पहली बार बनाया गया, इस कमेटी को जो बनाया गठित किया गया 1987 में बनाया गया। और किस लिए बनाया गया था इसका? तो बोफोर्स घोटाला के लिए। बोफोर्स घोटाला 1987 में होता है और उसी की जांच करने के लिए इस जेपीसी समिति का गठन किया गया, संयुक्त समिति गठन किया गया। और उसका अध्यक्ष जो बनाया गया था बी शंकरानंद को, बी शंकरानंद को। देखिए हम लोग कुछ संसदीय समितियां लिखे हैं जिसका जो घोटाला किया गया तो जेपीसी का निर्माण किया गया। ये सभी जो है, ये जितना भी समितियां बनाया गया ये जेपीसी समिति है, यानी कि संयुक्त संसदीय समिति है। और इसको घोटाला और अध्यक्ष के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए जेपीसी का मतलब होता है ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। सबसे पहले वर्ष 1987 में हम अब तो लिखे हैं इसका गठन 1987 में पहली बार किया गया। 1987 में जो जेपीसी का निर्माण किया गया ये बोफोर्स घोटाला के संबंध की जांच करने के लिए। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? बी शंकरानंद। इसके बाद 1992 में बनाया गया। 1992 में इस कमेटी का गठन किया गया। कहता है हर्षा मेहता शेयर घोटाला, हर्षा मेहता शेयर घोटाला 1992 में हुआ था और उसकी जांच करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन 1992 में भी किया गया। और उसका अध्यक्ष बनाया गया रामनिवास मिर्जा को, रामनिवास मिर्जा को। इस बार तीसरी बार जो इसका गठन किया गया, जेपीसी का जो तीसरी बार गठन किया गया, ये किया गया 2002 ईस्वी में। कब किया गया? 2002 में। ये था केतन परिवार का शेयर घोटाला, केतन परिवार का शेयर घोटाला संबंधित जो जेपीसी का निर्माण किया गया वो 2002 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष बन गए थे अमर मानिक त्रिपाठी। कौन थे? अमर मानिक त्रिपाठी। इसके बाद जो है जेपीसी यानी कि संयुक्त संसदीय प्रणाली का जो संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया 2004 में किया गया। कब किया गया? 2004 में। और ये किस लिए किया गया था? ये कीटनाशक घोटाला के संबंध में, कीटनाशक संबंधी जो भी रसायन थे उसका घोटाला हो गया था, तो उस घोटाला के संबंध जांच करने के लिए जेपीसी का संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया। और उसका अध्यक्ष शरद पवार को बनाया गया। किसको बनाया गया? शरद पवार को। इसके बाद जो अंतिम बार ये अभी तक संसदीय समिति का गठन किया गया लास्ट बार, ये है 2011 में। कब किया गया? 2011 में। संयुक्त संसदीय समिति जो 2011 में जो बनाया गया ये 2G स्पेक्ट्रम घोटाला के लिए, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला के जांच के लिए बनाया गया। और उसके अध्यक्ष कौन थे? पीसी चाको, पीसी चाको। इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि जेपीसी यानी कि संयुक्त संसदीय समिति जो अभी तक 1 2 3 4 5 बार गठित किया गया जो भारत में। पहली बार 1987 में किया गया था और इस प्रकार से 5 बार अलग अलग किया गया। ये सभी घोटाला और इसके अध्यक्ष इन्हीं को इनकी रिपोर्ट यानी कि तैयार करनी थी और उनको सरकार के पास में सौंपना था। इस प्रकार से हम लोग क्या देखें कि संविधान में जितने भी संसदीय समितियां हैं उन सब के बारे में हमने इस क्लास में पढ़ा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय दें। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो और मैं आशा करता हूं कि इसी तरह से आप हमारे इस वीडियो को जितने भी हमने क्लास लिया अभी तक सबको जिस तरह से लाइक किया है, मेरे चैनल को आगे ग्रो करने में आपने मदद किया है, उसी प्रकार से इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें। आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।